फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर सामान्य हिंदी का टोटल 70 प्रश्न होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होता है। आप लोग लगातार वीडियो को रिवीजन करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें आप लोग 70 में से कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सीधा वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आज का पहला प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न 31 से शुरू होता है। लिखा है, दिए गए विकल्प में उपयुक्त समास छाटिए कि राम कहानी में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राम कहानी का अगर आप विग्रह करते हैं तो होता है राम का कहानी, और जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास उसे कहते हैं जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का बोध होता है, जैसे महात्मा, ठीक है, नीलगाय, ये सभी जो होते हैं इस तरह के एग्जाम्पल कर्मधारय होते हैं। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जो विशेष अर्थ को धारण करता है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जैसे वीणा पानी। ठीक है, जैसे अगर वीणा पानी कहते हैं तो ये सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और द्विगु समास पहचानना काफ़ी आसान होता है। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे अगर आप कहते हैं त्रिभुज, तिरंगा, चौराहा, अठन्नी, तो ये सभी के सभी जो होते हैं द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लिखा है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप निम्न में से क्या होगा। तो मत्सर जो होता है ये तत्सम शब्द होता है और इसी का तद्भव रूप फ्रेंड्स याद रखना है मच्छर होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है 3 में ना 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होता है। 3 में ना 13 में, इसका मतलब होता है नगण्य। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही कम महत्व वाला होता है या नगण्य होता है। ठीक है, अगला सवाल 34 है। लिखा, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रादेशिक का विग्रह करते हैं तो होता है प्रदेश जोड़ इक होता है। क्या होता है? प्रदेश जोड़ इक। तो मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर इक प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द हमें पहचानना है तो देखना होगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऑप्शन डी में कौन जो लिखा गया है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन 36 है। लिखा, विशेषण का लिंग किसके आधार पर होता है। ठीक है, तो विशेषण का जो लिंग होता है फ्रेंड्स वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 37। लिखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोए पग धोए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये जो आपका पंक्ति दिया है इसमें बताया गया है आंसुओं को इतना अधिक बताया गया है, आंसुओं को इतना अधिक बताया गया है कि उनसे पैर धोए जा सकते हैं। तो ये एक अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई है। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, साथियों हार्दिक स्वागत वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए साथियों यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, विस्मयादि बोधक साइन यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर राइट आंसर हमें करना होगा संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट देखिए 39 में सवाल है। लिखा है, वकील शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं। वकील शब्द, तो वकील शब्द आया है अरबी भाषा से। ठीक है, याद रखना है अरबी भाषा से आया है। नेक्स्ट 40, संज्ञा के संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है।
तो जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप लेती है? तो याद रखना होगा कि जब वह किसी विशेष व्यक्ति या संदर्भ के लिए रूढ़ हो जाए तब ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिखा है भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन शब्दों से नहीं होता है? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम से इसका निर्माण नहीं होता है। इसलिए हमें ऑप्शन डी करना होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को दूर करना और भाषा को संक्षिप्त करना ही सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट 43 लिखा है सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में मूल अंतर क्या है? सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में मूल अंतर क्या है? तो याद रखना है सर्वनाम जो होता है ये संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने का काम करता है। तो दोनों को याद रखेंगे, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, लिखा है द्विकर्म क्रिया वाले वाक्य में मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान का सही आधार क्या है? तो द्विकर्म क्रिया वाले वाक्य में देखना है मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान का सही आधार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य क्रिया निर्जीव वस्तु होता है और क्या का उत्तर देता है, जबकि गौण जो होता है ये कर्म सजीव होता है और किसको उत्तर देता है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 45 लिखा पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण धातु में क्या जोड़कर किया जाता है? तो पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण हम लोग करते हैं कर जोड़कर या करके। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं खाकर, क्या लिखते हैं? खाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? तो पढ़कर। ठीक है, इस तरह से और कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन 46 है, लिखा वाच्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि कृत्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो पहला कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ ही बनता है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है, तीसरा कथन भी सही है। तो चौथा कथन गलत होगा। भाववाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है आपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? आपादान जो होता है ये अलगाव का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अलगाव का। और आपादान की विभक्ति से होता है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना होगा। तो इसका प्रयोग अलग अर्थ में भी होता है, तुलना करने के लिए भी होता है, लेकिन साधन या माध्यम के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग डरने या सीखने के अर्थ में भी होता है। राइट आंसर सी होगा, साधन या माध्यम के अर्थ में। तो फ्रेंड्स साधन या माध्यम के अर्थ में हम लोग करण कारक का प्रयोग करते हैं और करण कारक की विभक्ति भी से होता है। ठीक है। 48 लिखा है शब्द शक्तियों के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ। तो लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? याद रखना है कि मुख्य अर्थ में बाधा हो और रूढ़ियों या प्रयोजन से अन्य अर्थ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? तो चौकन्ना में होता है प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट 50 लिखा है चीर जीवो जोरी जुड़े। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पंक्ति लिखा गया है इसमें कहा है इस दोहे में शाब्दी व्यंजना किस शब्द के कारण है। ठीक है, तो 50 का फ्रेंड्स राइट आंसर सी होगा, वृषभानुजा और हलधर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51 में। लिखा है संधि और संयोग में मुख्य अंतर बताइए। संधि और संयोग में मुख्य अंतर क्या है? याद रखना है संधि में वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, जबकि संयोग में वर्ण केवल पास आकर बैठ जाते हैं,
कोई विकार नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 52 लिखा है आयादी संधि का नियम क्या है। आयादी संधि का नियम होता है, याद रखना है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद विभिन्न स्वर आने पर क्रमशः ऐ आय अब और आब हो जाता है तो उसे हम लोग आयादी संधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 है, लिखा है अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन 54 लिखा है जगन्नाथ जगत प्लस नाथ में व्यंजन संधि का कौन सा नियम लागू हुआ है। तो यहाँ पर है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हुआ है। फ्रेंड्स राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 55 होगा, लिखा विसर्ग संधि के अनुसार यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो, बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग किस में बदलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना होगा राइट आंसर सी हो जाएगा। किस में बदल जाता है, तो मूर्धन्य में बदल जाता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम लिखते हैं निह जोड़ फल, अगर हमने निह जोड़ फल लिखा है तो आप इसका अगर शब्द बनाएंगे तो निष्फल होता है, और यहाँ पर देखिए ये मूर्धन्य में बदल जा रहा है विसर्ग निष्फल, तो इसलिए राइट आंसर सी है। चलिए 56 में है समास के संदर्भ में बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में सूक्ष्म अंतर क्या है। तो बहुब्रीहि और कर्मधारय के बारे में बताना है। याद रखना है कि कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद तीसरे अर्थ यानी कि विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे का सवाल 57 द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न होती है। द्विगु और बहुब्रीहि, तो 57 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा कि जब पहला पद संख्यावाची हो परंतु समस्त पद किसी विशेषण संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाए। अगला सवाल 58 है, लिखा किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, साथ ही कारक चिन्हों का लोप होता है। तो 58 का करेक्ट आंसर डी होगा, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है 59, लिखा है उपसर्ग के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में सत्य कथन सी में लिखा है उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता लाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है। तो अत्यधिक में होता है अति जोड़ अधिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर क्या है। तो कृदंत और तद्धित में मूल अंतर होता है फ्रेंड्स, कृदंत क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है गौरव शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रत्यय के योग से हुई है। ठीक है, तो गौरव का यहाँ पर फ्रेंड्स आप विच्छेद करेंगे तो गुरु जोड़ आ होता है। क्या होता है, गुरु जोड़ आ, तो प्रत्यय के रूप में यहाँ पर आ आता है। तो 62 का राइट आंसर हमें ऑप्शन ए करना होगा। अब यहाँ पर 63 से 64 तक आपका गद्यांश का प्रश्न है। 63 में लिखा है गद्यांश की संरचना किस प्रकार की है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो प्रेरणादायक विचार होगा। नेक्स्ट लिखा है उच्चतम का विलोम शब्द बताइए। उच्चतम का उल्टा शब्द होता है न्यूनतम, बी ऑप्शन राइट है। अगला लिखा है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण होगा। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 66 में लिखा है विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रायः किन शब्दों से प्रारंभ होते हैं। तो याद रखना है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य जो होते हैं उसका प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिसका इत्यादि से शुरू होता है। अगला लिखा है पद परिचय में सर्वनाम का परिचय देते समय
किन बातों का उल्लेख आवश्यक है? तो 67 का करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पर लिंग, भेद, वचन, कारक, पुरुष आवश्यक होता है। और अगला सवाल देखिए 68 है, लिखा है हवा से बातें करना मुहावरे का लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? हवा से बातें करना मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना या गति में होना। नेक्स्ट, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। नेक्स्ट सवाल है कि विभावना अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो याद रखना, विभावना अलंकार वहाँ होती है जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, उसे विभावना अलंकार कहेंगे। ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल लिखा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है? तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का डी ऑप्शन होगा, छाछ, जबकि मोती, पानी और दही पुल्लिंग शब्द के क्या हैं, उदाहरण है। आगे लिखा है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, वाक्य में आप या स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जहाँ पर अपने आप या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्रिया के किस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर? तो 73 का बी ऑप्शन होगा, ये वाच्य से पता चलता है। फ्रेंड्स अगर कर्ता के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो इसे कृत्यवाची कहते हैं, जबकि कर्म के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो इसे कर्मवाची कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है संविधान शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, संविधान शब्द में यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन से संविधान का आप अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है समजोड़ विधान। क्या होता है? समजोड़ विधान होता है। और यहाँ पर ये संधि जो है आपका व्यंजन संधि है। तो संविधान कैसा संधि होगा? व्यंजन संधि। अगला सवाल 75 में है, लिखा है प्रत्येक शब्द का सही विग्रह और भेद बताइए। तो प्रत्येक का अगर आप विग्रह करते हैं तो होता है हर एक। क्या होता है? हर एक होता है। तो ऑप्शन सी होगा। आगे का सवाल देखिए 76 में, लिखा दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दुराचार में होता है दुर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है पूजनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? पूजनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी फ्रेंड्स होता है पूजनीय, ऑप्शन ए में लिखना राइट होगा। आगे लिखा है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो कहीं ना कहीं अलगाव का बोध यहाँ पर हो रहा है। आपादान कारक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, लिखा तालव्य शाह और मूर्धन्य शाह के उच्चारण स्थान क्रमशः क्या है? तो देखिए इसके नाम में ही उच्चारण छिपा हुआ है, तो तालु और मूर्धा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर बी होगा। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन इसके क्या हैं? 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट सवाल 81 है, लिखा उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जिसमें आपका देखेंगे कर शब्द लगा हुआ रहेगा, जैसे नहाकर, तो वो आपका पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है। तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 82 है, लिखा कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतधन। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो तो उसे हम अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स वह जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह, यह, ये सभी जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कौन, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, तो सुरेश को कौन सा कारक है? तो 85 का ऑप्शन बी करना होगा, संप्रदान कारक। अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो उसके लिए हम लोग संप्रदान कारक प्रयोग करते हैं।
और संप्रदान कारक की विभक्ति होता है को के लिए। क्या होता है? को के लिए इसका कारक चिन्ह होता है। नेक्स्ट लिखा यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताइए। यद्यपि का फ्रेंड्स याद रखना यदि जोड़ अपि होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87 लिखा घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में यहाँ पर राइट आंसर हमें सी ऑप्शन करना होगा, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। ठीक है, अगर इसका विग्रह घन के समान श्याम होता है तब वो आपका कर्मधारय होगा, और अगर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा है तब आपका बहुब्रीहि होगा। ठीक है, अगला सवाल लिखा स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो फ्रेंड्स स्वागत का होता है सुजोड़ आगत। क्या होता है? सुजोड़ आगत होता है। तो मूल शब्द के पहले जो प्रयुक्त होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है लिखावट शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा? आवट हो जाएगा। राइट आंसर बी है। अगला सवाल 90 है, लिखा है पानी शब्द का वचन बताइए। पानी में कौन सा वचन होता है? तो पानी में सदैव एक वचन होता है। सदैव क्या होता है? एक वचन। आगे का सवाल 91 लिखा है वह और वे किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो वह और वे जो होते हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए अगला सवाल 92 देखिए, हिंदी में कुल कितने कारक माने जाते हैं? तो हिंदी में कारक की संख्या यहाँ पर 8 होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 93 लिखा सज्जन का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ जन। नेक्स्ट लिखा है यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में फ्रेंड्स यही भाव समास होता है। याद रखना होगा, राइट आंसर ए होगा। इसके बाद अगला सवाल लिखा आँख का नीर ढल जाना या आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निर्लज हो जाना। ठीक है, आइए अगला सवाल 96 होगा। लिखा कनक कनक ते सौ कुनी मादकता अधिकाई में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही शब्दों का जो प्रयोग है अलग अलग अर्थों में हुआ है, इसलिए इसे हम यमक अलंकार कहेंगे। राइट आंसर बी होगा। और अगला सवाल 97 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में पानी शब्द का प्रयोग में कौन सा अलंकार है? तो 97 का राइट आंसर ए करना होगा, सलेस अलंकार। नेक्स्ट है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो कर्मवाच्य यहाँ पर देखना होगा। तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो रहा है, पिताजी से अखबार पढ़ा जा रहा है, ये इसका कर्मवाच्य बनेगा। और क्वेश्चन 99 है, लिखा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, उज्ज्वल लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो फ्रेंड्स उज्ज्वल आपका ऑप्शन सी में राइट है। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? तो इस सवाल का आंसर आप सबको कमेंट में बताना है। एक सवाल आपका होमवर्क है, तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही लगता है फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का फ्रेंड्स प्रतिदिन लाइव क्लास भी होता है। आप शाम 7:30 बजे से जुड़ सकते हैं, जहां पर हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर 8 बजे से आपका मैथ का सवाल डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो शाम में, आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है।